आज हम भौतिक विज्ञान की यूनिट नंबर 1 और उसका अध्याय नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, अर्थात इस पूरी यूनिट में हम आवेश के स्थिर रूप का अध्ययन करेंगे। इस पूरी यूनिट को पढ़ते हुए कहीं भी आवेश हमें चलता हुआ नहीं दिखेगा। अब बात आती है अध्याय 1 के नाम की। तो अध्याय 1 का नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ हमें दो चीज़ों के बारे में समझना है, आवेश और उसके कारण उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले परिचय लेंगे हम आवेश की, और फिर समझेंगे ईंधन और ऋणावेश क्या होते हैं। इसके पश्चात आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत में हम समझेंगे कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, उसका कारण क्या है। और फिर आएगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिमिलर ये सिद्धांत होता है। और इसके पश्चात आएगा आवेश का क्वांटीकरण, और अंत में अपन इसके मात्रक के बारे में समझेंगे। आवेश शब्द से हम विगत कक्षाओं में परिचित हो चुके हैं। आपको याद होगा कि धारा की परिभाषा पढ़ते समय आपको बताया गया था कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यहाँ मैं आपको आवेश के बारे में समझाऊंगा। बचपन में आपने कभी न कभी सिर पर स्केल घिसकर फिर उस स्केल की सहायता से कुछ कचरे या पेंसिल की छीलन वगैरह को उठाने का प्रयास किया होगा, और इसे हम एक जादू की भांति किया करते थे। तो इस घटना में हमारा स्केल छोटे छोटे कचरे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ये कचरे के टुकड़े इस स्केल की ओर नाचने लगते हैं। तो हम ये पाते हैं कि इस स्केल में कोई ना कोई ऊर्जा आ चुकी है जो इन कचरे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस ऊर्जा का नाम आवेश है। ये ऊर्जा जो है वो क्या है? आवेश है। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी महसूस किए होंगे, जैसे कि ठंडी के मौसम में जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने के बाद आपने महसूस किया होगा कि हमारे हाथ के बाल प्लास्टिक की कुर्सी की ओर आकर्षित होते हैं, और यदि हमारी ऊनी बनियान या शॉल वगैरह कुर्सी से ज़्यादा रगड़ खाती है तो जैसे ही हम नीचे उतरते हैं या किसी को छूते हैं तो हमारे सामने वाले व्यक्ति को या हमें दोनों को एक झटका महसूस होता है। तो यहाँ भी वो ऊर्जा उत्पन्न होती हुई हमें महसूस होती है। इसके अलावा जब आप मच्छरदानी या कंबल को आपस में से रगड़ते हैं तब भी हमें चटचटाहट की आवाज़ महसूस होती है। वहाँ भी हम इस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। तो आपने ढेर सारे एग्जाम्पल से देखा कि आवेश रूपी ऊर्जा हमारे लिए आसपास कई बार हम महसूस करते हैं।
आपको आवेश जो कि ऊर्जा है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आवेश उत्पन्न कैसे होगा, अर्थात वस्तु के अंदर होता क्या रहता है और किस आवेश को आप ऋण कहेंगे और किस आवेश को आप धन कहेंगे। इसको समझने में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहली बात, आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण किसी वस्तु में आ जाता है। अब हम समझेंगे कि आवेश उत्पन्न कैसे होगा और साथ में धन और ऋण आवेश किसे कहा जाए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री में जानना पड़ेगा। आप जानते हैं कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार कुछ इस प्रकार का होता है कि उसके केंद्र में धन आवेशित कण जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं और आसपास वृत्तीय कक्षाओं में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन चिपका लगाते रहते हैं। जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन वस्तुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही आपस में रगड़ खाते होंगे, अर्थात परमाणु आपस में रगड़ खाते होंगे। तो वस्तुतः होता यह है कि जो प्रोटॉन है धन आवेश या धन पावर, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित किए होते हैं। ये हम इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉन जितनी पास वाली कक्षा में रहेगा उस पर नाभिक का या नाभिक के धन आवेश का उतना ही अधिक आकर्षण बल रहता है और जो जितनी दूर इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर नाभिक का उतना ही कम आकर्षण बल होता है। इस कारण से पास वाले इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन और दूर वाले इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर किसी वस्तु के पास ऐसे परमाणु हैं जिसमें बद्ध इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है, और साथ में एक ऐसी वस्तु भी है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी अच्छी है, अर्थात उसका परमाणु काफ़ी बड़े साइज का है, तो अंदर जो नाभिक रखा हुआ है उस नाभिक का आकर्षण बल अंतिम इलेक्ट्रॉनों पर बहुत कम है। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है, इनको आपस में अगर इन वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अंतिम वाले, वो निकलकर अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए इस वाले परमाणु में आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब उठकर इसके पास आ जाता है तो इसका नाभिक खुद के इलेक्ट्रॉनों को तो पकड़े रहेगा, साथ साथ दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी बाहरी कक्षा में अस्थायी रूप से रख लेता है। इस प्रकार से जब इस वस्तु से निकलकर इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशयुक्त होते हैं, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने से यहाँ ऋण आवेश की अधिकता हो जाएगी, जबकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर आए हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से प्रोटॉन का धन पावर दिखाई देने लगेगा, अर्थात उसे कैंसिल करने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे और कुछ प्रोटॉनों का प्लस पावर में दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु कैसी हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाने से यह वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगी।
अब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होने वाला आवेशन जो है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति का या आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन आधारित है। अब यहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि एक वस्तु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरी वस्तु के पास बद्ध इलेक्ट्रॉन, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए नंबर के पास। जब ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो क्या होगा, एक वस्तु पर धनावेश और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश जाएगा। तो यहाँ देखने के बाद दो बातें क्लियर होती हैं कि जो भी आवेश आया है वो इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाने से उत्पन्न हुआ है, और इस कारण से सिद्धांत को हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहेंगे। और आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी कि कौन सा आवेश ऋण है और कौन सा आवेश धन, अर्थात इस वस्तु पर धनावेश आएगा, इस वस्तु पर ऋणावेश आएगा। इन दोनों बातों को क्लियर करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो जो उदाहरण मैंने आपको समझाया उस उदाहरण में एक बात आपको समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन ना तो हमने बनाए हैं और ना ही हमने मिटाए। बस हुआ ये है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में आ गए हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई उतना ही यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। इससे ये स्पष्ट होता है कि आवेश को हमने ना तो बनाया है और ना हमने मिटाया है, केवल आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफ़र हुआ है, और ट्रांसफ़र होते समय इसकी मात्रा में ना तो कोई कमी हुई है, आवेश की मात्रा में ना तो कोई कमी हुई है और ना ही वृद्धि हुई है। दोनों का कुल मिलाकर जो आवेश है शुरू में और अंत में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार से इसे हम कहते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम इसे केवल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर करके एक जगह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और एक जगह इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला स्थान धनावेशित और समान रूप से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाला स्थान ऋणावेशित हो जाता है। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 5 आता है। इस पॉइंट में हम समझेंगे कि आवेश का युग्म जो है, या मिनिमम रूप से सबसे छोटा आवेश कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, और बड़ा आवेश मिलेगा तो कितना मिल सकता है। इस सब के संबंध में जो सिद्धांत है उसे आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। तो एक बात यहाँ से हमें रिव्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस परमाणु पर जब ट्रांसफर होगा तो न्यूनतम या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को जाना होगा। इलेक्ट्रॉन अविभाज्य कण है, अर्थात यह कभी टूटता नहीं है, इसीलिए कम से कम जब ट्रांसफर होगा आवेश का तो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है, या फिर उससे अधिक 2, 3, 4, कभी भी 2.5, पौने 3 सिस्टम में ये कभी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हमें चीज़ समझ में आया कि कम से कम जो चार्ज है किसी वस्तु पर पहुंचने वाला वो कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु पर आवेश अगर आया तो कितना होगा, उसका एक फॉर्मूला जनरेट करना है। तो हम ये कहते हैं, माना कि आवेश Q बराबर कम से कम होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, अथवा 1 इलेक्ट्रॉन से अधिक होगा तो ये n गुना हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन का n गुना, n का अर्थ होता है नेचुरल नंबर, अर्थात 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ n का अर्थ होता है n इज इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। अब आपके पास ये प्रश्न उठता है कि ये आवेश धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो हमने कहा दोनों हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से चले गए होंगे तो वही आवेश जो होगा वो कैसा कहलाएगा, धन का आवेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी जहाँ हुई होगी वहाँ यही आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई होगी वहाँ यही आवेश ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से हम एक फॉर्मूला बना पाए, Q इज इक्वल टू Ne प्लस माइनस, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी वाली स्थिति है तो यहाँ पे धनात्मक आवेश होगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाली स्थिति है तो यह आवेश ऋणात्मक होगा। यहाँ n का अर्थ होता है प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, जो कि 1 2 3 से अनंत तक जाती है। तो आज आपने समझा आवेश क्या होता है और आवेश कब धन कहलाएगा, कब ऋण कहलाएगा। तो वेरी सिंपल कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो आपका धनावेश होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तब ऋणावेश होगा। और इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है इसे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा गया। और इस प्रक्रिया में आपने देखा कि ना तो इलेक्ट्रॉन आपने बनाए और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन समाप्त किए। इससे तात्पर्य निकलता है कि जब एक वस्तु पर धनावेश आएगा तो दूसरी वस्तु पर समान मात्रा में ऋणावेश जरूर आएगा। तो हम कह पाए कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इस आवेश को ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। और स्थानांतरित होने वाला आवेश कितना होगा उसके संबंध में क्वांटिफायर कहा जाएगा उसका, कि मिनिमम आवेश Q जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है अथवा n गुना हो सकता है। n अर्थात 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो उसको अपन ने क्या लिख दिया, n लिख दिया। अभी आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये बेहद महत्वपूर्ण सूत्र है, इस पर आधारित कुछ आंकित प्रश्न बनते हैं और परीक्षाओं में आते हैं। अगले दिन अगला पॉइंट अपना होगा आवेश के मात्रक, और फिर इसके आवेश के संबंध में, स्थिर आवेश के संबंध में वैज्ञानिक कूलम का नियम। तो यहाँ यूनिट को हम क्लियर कर सकते हैं कि आवेश यूनिट जो है संबंधित वैज्ञानिक के नाम पर कूलम है, जिसे हम C अक्षर अर्थात कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। वैज्ञानिक के नाम पर होने के कारण से कैपिटल C से इंडिकेट किया जाएगा। तो ऐसा ही पद्धति का मात्रक आप सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे, जबकि वैज्ञानिक कूलम के नाम पर C होता है। अन्य मात्रक जो है स्थिर कूलम CGS पद्धति का, उसे भी आप याद रख सकते हैं। मुख्यतः आपको जब भी लिखेंगे आंसर में तो कूलम लिखना है, क्योंकि इसका SI पद्धति का मात्रक है। आप पिछली कक्षा में SI पद्धति का उपयोग समझ चुके हैं। तो आज का वीडियो क्लोज करते हैं।